आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जिनका सफ़र रंग बिरंगा रहा है, तरह तरह के काम करते रहे हैं, हर नए मोड़ से गुजरे। आए थे मुंबई घूमने, शौकिया घूमने आए थे, लेकिन परिस्थितिवश उनको यहाँ रुकना पड़ा और उन्होंने काम शुरू किया। सफ़र रेडियो से शुरू किया, रेडियो, फिल्म, पत्रकारिता। अब देखें आज क्या कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी से। वेद जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए वेद जी, हर आदमी का एक सपना होता है मुंबई आना। आपने कोई ऐसा सपना देखा था कि मुंबई मुझे जाना है? नहीं, सच में तो मैं मुंबई आने का कोई सपना नहीं देखा था। और मैं एक्चुअली जहाँ का रहने वाला हूँ सासाराम का, और उस समय पढ़ाई के दौरान भी अपना कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटे मोहल्ले में, बहुत छोटे शहर का रहने वाला था। एम्बिशन वगैरह कुछ नहीं था, बस ये था कि पढ़ाई अच्छे से कर लें और अच्छा पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद अच्छी सर्विस लग जाए, अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। तो बस अपना वहीं तक सीमित था, कुछ ऐसा अपना एम्बिशन नहीं था कि हमको यही बनना है। जो जहाँ सर्विस मिलेगी, जहाँ अपन काम करेंगे, तो उसके बाद मतलब पढ़ाई के बाद अपन सोचेंगे, ऐसा अपने माइंड में था। तो बम्बई मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन चूँकि मेरे बड़े भाई साहब जो रेडियो सिलोन में अनाउंसर थे, शिव कुमार सरोज, वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका कोलंबो में, रेडियो सिलोन में। 10 साल व्यतीत करने के बाद वो बम्बई आए। बम्बई में ही उन्होंने अपना फ्लैट लिया हुआ था, और यहाँ आने के बाद उन्होंने सीधा बोला कि भाई तुम आ जाओ बम्बई घूमने के लिए। तो भाई साहब के कहने पे मैं बम्बई आया। घूमने का तो बहुत शौक है, पूरे देश में घूमना है, तो उस हिसाब से मैं बम्बई आया। बम्बई आया और यहाँ काफ़ी अच्छा जो घूमने का अवसर मिला मुझे, पूरा बम्बई वगैरह घूमा। तो ऐसा अपना एम्बिशन नहीं था। और फिर भाई साहब ने ही हमारा जो है, उन्होंने बोला कि भाई तुम पूरा बम्बई पहले घूमो। तो हम लोग एक्चुअली उसी समय उनके साले साहब भी आए थे यहाँ। तो हम दोनों ने पहले बम्बई, उन्होंने बोला बम्बई को जानो, बम्बई कहाँ है, परेल कहाँ है, अगर तुमको कहीं भी जाना पड़ेगा कि भाई वहाँ हो तो तुमको नहीं मालूम पड़ेगा कहाँ जाना, इसलिए पहले पूरे बम्बई को देखो। तो हमने शुरुआत में पूरी बम्बई घूमा, बम्बई देखा। तो कैसे, बस से, टैक्सी से? हमारे भाई साहब ने 50-50 रुपया दोनों को दिया, साले साहब को भी और मुझे, कि भाई ये 50 रुपये है, आप लोग अपना प्रोग्राम बनाओ कैसे जाना है। तो हमने विराटपुर चर्चगेट एक पास बनाया। उस समय 14 रुपये 55 पैसे का पास आता था, और वो पास लेकर के हम लोग दिन में घूमते थे। सब सस्ता था उस समय, उसमें हम लोगों का पूरा हो जाता था। और हम लोगों की ड्यूटी सिर्फ इतनी थी कि जिस शहर में जाओ, शाम को आके भाई साहब को बताना पड़ता था कि आज हम परेल गए थे, कि आज हम लोअर परेल गए थे, कि चर्चगेट गए थे, कि विरार गए थे, कि नाला सुपारा गए थे। हम लोग सब बताते थे भाई क्या हुआ, दिन भर का अपना हुलिया उनको बताना पड़ता था। बस भाई साहब इतना जानना चाहते थे कि भाई ये लोग क्या क्या घूमे, क्या क्या देखे, इतना उनका था। तो घूम के फिर वापस चले गए? कहाँ? सासाराम? नहीं, फिर मेरा प्रोग्राम था कि भाई अब घर जाएंगे। तो भाई साहब को मैंने बोला कि अब तो पूरा बम्बई घूम लिया, अब घर जाते हैं। तो बोले घर और नहीं जाना है तुमको, अब इधर ही बम्बई में ही रहना है, और बम्बई में ही काम करना है, जो भी काम वहाँ जो तुम्हारी सैलरी वहाँ मिलेगी, किसी भी सर्विस में। अभी तो सर्विस है नहीं ना भाई, तो सर्विस ढूंढने के अलावा इधर ही काम करो, यहीं रहो। तो फिर हमारे तो भाई साहब भी थे ना भाई, तो उन्होंने ही सारा अपना परवरिश वगैरह, घर का देखभाल सब वही करते थे। उन्होंने जो आप जैसी आपकी इच्छा, मैंने बोला भाई साहब जैसी आपकी इच्छा, जो कराना है कराइए, मैं तो हूँ यहाँ। तो भाई साहब मैंने निर्णय किया कि नहीं, मुझे बम्बई में ही रहना है। तो एक बड़े भाई तो पुलिस ऑफिसर भी थे ना? नहीं, वो तो हमारे ब्रदर इन लॉ थे, मतलब वाइफ ब्रदर ब्रदर भाई साहब थे। ठीक। मैं बाकी 3 भाई हमारे सासाराम में थे, और मैं अकेले यहाँ आया। तो मुंबई में पहला काम आपने क्या किया? एक्चुअली भाई साहब मुझे एक दिन बोले चलो वेद जी कल तैयार हो जाना सुबह सुबह, और तुमको हम लेके चलते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या बनना है, लेकिन भाई साहब को मालूम था कि मुझे क्या बनाना है।
तो वो मुझे, अब उन्होंने सोच, उनकी सोच थी तो सीधा मुझे वो ऑल इंडिया रेडियो लेके गए, क्योंकि वो रेडियो लाइन के ही आदमी थे। और मेरे अंदर क्या है ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उनको मालूम था कि मेरे अंदर क्या है, ठीक है। तो वो वहाँ मिसेस राणा डे उस समय इंचार्ज थी हिंदी विभाग की, वहाँ लेके गए मुझे ऑल इंडिया रेडियो में। और उन्होंने बोला कि ये मेरे छोटे भाई हैं, बहन जी, इनको भी कुछ बनाना है, कुछ सिखाना है इनको। तो बहन जी बोले ठीक है, एक काम करिए। तो आप मिसेज रानाडे से मिले? हाँ, मिसेस राणा डे से मिले। उन्होंने क्या क्या कहा, क्या काम किया पहले? उन्होंने बोला भाई जी आप कल आइए, कल आपसे बात करते हैं। उस दिन तो भाई साहब साथ में थे, चाय पानी वो लोग पिए, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि भाई साहब ऑल इंडिया रेडियो में भी थे। तो दूसरे दिन जब मैं गया तो बहन जी ने बोला कि अच्छा भैया एक बात होता, तो उस कहानी वानी आती है? तो मैंने बोला हाँ कहानी आती है। तो बोला तुमको जितनी कहानी आती है उसमें से जो अच्छा लगे वो मुझे सुनाओ। तो कहानी तो एक्चुअली हमारे गांव में उस समय का ऐसा है कि बगैर माता जी से कहानी सुने अपन खाना खाने खाते थे, तो सब याद ही रहता था। तो मैंने सोचा कि चलो एक कहानी, मैंने बोला कि बहन जी ये प्रचलित कहानी सबको मालूम है। एक राजा थे, उनकी 7 लड़कियां थी, और राजा ने पूछा कि भाई कौन किसके भाग्य से खाता है। तो सारी बेटियां बोली कि भाई पिताजी मैं आपके भाग्य से खाती हूँ, लेकिन छोटी लड़की है वो बोली कि नहीं पिताजी मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। और फिर राजा साहब, उनके पिताजी बहुत गुस्सा हुए राजा जी, उन्होंने उसकी शादी एक भिखारी से। ये कहानी प्रचलित है, सबको मालूम है। तो ये कहानी मैंने बहन जी को सुनाई। तो बहन जी कहानी सुनने के बाद बोली कि भैया एक काम करो, इसको ड्रामा फॉर्म में लिखो कि भाई राजा बोले कि कौन किसके भाग से खाता है, पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ, नहीं पिताजी मैं अपने भाग से खाती हूँ, मंत्री जाओ जाओ देखो ये अपने भाग से खाती है, इसको बताता हूँ कैसे, जाओ पकड़ के लाओ। वो जाके किसी भिखारी को पकड़ के लाता। ये मतलब प्रचलित कहानी थी, इसको उन्होंने डायलॉग फॉर्म में बोला। तो मैं दूसरे दिन फिर उसको अच्छे से लिख करके लेके गया। फिर उसमें थोड़ा सा करेक्शन वगैरह बहन जी ने किया, बोले कि इसको मैं अपने रेडियो पे दूँगी। तो एक्चुअली ये पहला मौका था। एक देखो, एक सासाराम एक छोटा सा शहर, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा रेडियो पे कोई चीज़ आएगा। लेकिन जब एक दिन पहले अनाउंस हुआ कि कल आप जंतर मंतर प्रोग्राम में वेद प्रकाश श्रीवास्तव लिखित नाटक अपना अपना भाग्य सुनेंगे, सॉरी ये सुनेंगे, हाँ अपना अपना भाग्य सुनेंगे, तो मुझे इतना अच्छा लगा। एक दिन पहले जब आया, फिर दूसरे दिन हमारे भाई साहब ने अपने घर पर वो नाटक रिकॉर्ड भी किया। और फिर उसके बाद तो समझ लो इतना अच्छा लगा मुझे, फिर लिखने की आदत पड़ गई। तो फिर हमारा घर में तो कोई काम था नहीं, अपना खाना पीना खा के नाश्ता करके सीधा टेबल में बैठ जाते लिखने के लिए। जो हमारी पुरानी जो कहानियाँ थी उसी में से टटोल के कोई एक अच्छा सा निकाला। फिर हमको धीरे धीरे ऐसा लगने कि अभी इस पर लिखना हमको आदत पड़ गई। फिर मैं मतलब बहन जी के साथ कम से कम उस दौरान 7-8 नाटक मैंने बहन जी के उसमें किया। उस समय था कि भाई 1 महीने के बाद ही नाटक आ सकता है, मतलब रोज नहीं आ जाता। तो वो बंधन के हिसाब से हमारा नाटक लिखने का हमारा शौक। तो फिर उसके बाद आपने और क्या किया? रेडियो की तो सीमा थी। हाँ, उसके बाद भी एक्चुअली क्या हुआ कि मैं तो यहाँ बताया कि मेरा कोई एम्बिशन नहीं था, भाई साहब जो कराना चाहते हैं वो मुझे करना था। लेकिन उनके जो साले साहब आए थे, उनका फिल्म लाइन में काम करने का उद्देश्य था, वो फिल्म लाइन में एक्टिंग करना चाहते थे। तो उनके लिए उन्होंने मशहूर गीतकार गुलशन बावरा जी से हमारे भाई साहब ने बात की थी कि भैया हमारे वो हैं, उनको जैसा फिल्म लाइन में है, उनको लगाना है। तो गुलशन बावरा जी ने बोला था कि भाई 15 दिन बाद हमारी शूटिंग होने वाली है, आप आइए वहाँ पे हम उनको लगा देंगे। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि उनके गांव में कुछ केस था हमारे साले साहब के ऊपर, उसका नोटिस आया तो उनको जाना ही पड़ा। वो यहाँ से चले गए। तो भाई साहब के मन में क्या आया, बोले कि यार एक काम करके चलिए तुम ही चलो बेट जी। तो मुझे वो लेकर के चले गए वहाँ। और फर्स्ट डे कुछ ऐसा, मतलब एक लक की बात होती है, कुछ आमंत्रण होता है सामने वाले का, कि जैसे ही मैं गया वैसे ही गुलशन बावरा जी ने भाई साहब को देखा, अरे लो आ गए चलो बहुत बढ़िया, अपना काम पूरा हो गया भाई, अब भोजपुरी वाला पूरा हो गया। उस समय जो फिल्म थी उसमें संजय खान और बिंदु के ऊपर एक गाना पिक्चराइज होने वाला था जो भोजपुरी में था, और उसके आसपास सब हिंदी में डायलॉग लिखा हुआ था। तो उन्होंने तो बोला अभी जी बैठिए, इसको भोजपुरी में लिख करके दीजिए।
तो मैंने फिर बैठ गया और मैंने भोजपुरी में ट्रांसलेट करके उसको दिया। तो पता चला देखते देखते पहले ही मैं हिट हो गया। अभी संजय खान उधर से बुला रहा है कि भाई जी इसको कैसे बोलना है, उधर बिंदु बुला रही है। तो हमारा मतलब समझ लो उस समय बहुत बढ़िया रहा। और गाना पिक्चर गाने का बोल था कि तोहर जैसन छौरी होती गौवा में हमार तो शहर हम क्यों आते। बिंदु शहर की है और संजय खान जो है गाँव का है। तो इस हिसाब से हमारी फिल्म में एंट्री हो गई। फिर मैं फिल्म लाइन में लग गया। तो हाँ। ये तो मतलब अचानक काम मिला। हाँ। उसके बाद मैंने विधिवत जो है फिल्म इंडस्ट्री हाँ, में तो उसमें सबसे पहले क्या हाँ किया? तो एक्चुअली आपको बताऊँ कि उस समय फिल्म लाइन में घुस गया तो रोज़ ऑफिस और रोज़ वहाँ जाना ही होता था। मेरी एक अच्छी आदत क्या है कि मैं किसी को भी अपना बना लेता हूँ तुरंत। अच्छा। मतलब कोई भी अनजान अगर 4 आदमी रहेगा तो तुरंत मैं दोस्ती कर लूँगा। तो वहाँ महेंद्र बत्रा एडिटर थे उस फिल्म के, और जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। मैंने उनसे दोस्ती कर ली। तो एक फिल्म का वो एडिट कर रहे थे तो बोले चलो भाई जी मेरे साथ चलो। तो जब शूटिंग होती थी तो इधर रहता था और एडिटिंग होती तो उनके साथ लग जाता था। और बहुत मेहनती था उनके साथ, मतलब अपना काम ही पता चला कैसे एडिट हो रहा है, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सा सीन जोड़ा जा रहा है, ये पूरा अच्छे से उनसे लगा था। उसी दौरान क्या हुआ कि फिरोज चिनॉय जो महेंद्र बत्रा के दोस्त भी थे और उन्होंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन का कोर्स किया था। अच्छा। तो वो वहाँ आते थे और उसी समय राम दयाल जी वहाँ प्रोड्यूसर थे। उनको एक छोटे कास्ट की फिल्म बनानी थी जिसके लिए उन्होंने फिरोज चिनॉय को चुना था कि भाई आप फिल्म बनाएंगे। तो चूँकि फिरोज चिनॉय महेंद्र बत्रा के पास आते थे तो मैंने फिरोज चिनॉय से भी दोस्ती कर ली, उनके घर भी जाता था, यहाँ भी जाता था। उस समय जब दोराहा फिल्म की प्लानिंग हुई उस समय उसमें अनिल धवन, राजा सलूजा और शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर फिरोज चिनॉय ने अपने साथ ले लिया। तो चूँकि मैं एडिटिंग में महेंद्र बत्रा के साथ भी था और महेंद्र बत्रा वहाँ भी चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। अच्छा। दोराहा में तो मैं उनके साथ लग गया साथ ही। तो इसलिए पूरी दोराहा फिल्म हमने की और वो फिल्म ऊपर बहुत चली, बहुत चली। मतलब वो छोटे बजट की फिल्म थी और बहुत कामयाब हुई। तो वो कामयाब होने के बाद फिर इनको बड़े बड़े जगह से ऑफ़र आने लगे। तो इन्होंने बोला कि भाई हम चुन करके ही लेंगे। तो उस समय नाडियाडवाला की फिल्म मिली इनको एक, और एक शंकर बिशी की फिल्म मिली। दोनों बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर थे। तो शंकर बिशी ने कसमकस फिल्म बनाई और नाडियाडवाला ने शैतान फिल्म बनाई। कसमकस में फिरोज खान देखा, शत्रुघ्न सिन्हा, और शैतान में शत्रुघ्न से शर्मिला टैगोर वगैरह सब लोग थे। तो अब एक बार गाड़ी शुरू हो गई तो मैंने ये उनके साथ फिर मैं डायरेक्शन में सीधा आ गया और इनके साथ ही लगा रहा फिल्म में। तो आप लेखन कर रहे थे, फिर निर्देशन कर रहे थे, अचानक अब आपने ट्रैक चेंज किया, अब राज कौशल जी के साथ जुड़े, उनके निजी सचिव के रूप में। हाँ, तो ऐसा ये कैसे हुआ? वहाँ भी एक कहानी है। मान लो जो फिल्म लाइन जो है ना वो परमानेंट कोई भी फिल्म नहीं रहती। यहाँ फिल्म टू फिल्म लाइफ होती है। एक फिल्म हिट हुई तो 3-4 फिल्म मिल गई, एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो बदल गया रास्ता। तो उस समय जब हमारी कसमकस चली थी फिल्म, लेकिन शैतान फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद कुछ ऐसा रहा कि काम बहुत दिन तक नहीं मिला। तो भाई साहब चूँकि हमारा रेडियो के आदमी थे, वो मुझे सीधा अमीन सानी के पास ले करके गए। बोले कि चलो तुम अमीन सानी के साथ लिखो। तो अमीन साहब से बात कराया उन्होंने। अमीन साहब ने बोला ठीक है तुम रेडियो सुनो। उस समय का मशहूर प्रोग्राम था एस कुमार का फिल्म मुकदमा। तो उन्होंने बोला जाओ भाई जी आप सुनो, देखो कैसा है और लिख करके लाओ। तो फिर मैंने 1-2 प्रोग्राम और सुना कि उसका फॉर्मेट क्या है, कैसा बनता है सुनना। फिर हमने उनके साथ लिखना शुरू कर दिया। तो समझ लीजिए कि कम से कम उसमें क्या है, आर्टिस्ट को लेके आते थे, उनका इंटरव्यू करते थे और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाते थे। तो मुकदमा का सब पूरा स्क्रिप्ट अपने को तैयार करना रहता था। तो वो कम से कम 10-12 कर चुका। उसी दौरान ऐसा हुआ कि सुधीर करके एक आर्टिस्ट है जो विलन का रोल करते थे, उनका हमने प्रोग्राम तय किया हुआ था और वो आए। तो प्रोग्राम के दौरान ही उनसे बातचीत हुई कि वे कुछ हमसे इमोशनल ऐसा हुआ। आपको घटना बता रहा हूँ कि जिस दिन वो आए रिकॉर्ड करने के लिए, उस दिन बहुत पिए हुए थे। अच्छा, समझ, बहुत पिए हुए थे। तो अमीन भाई बोले कि जाओ भाई जी इनको रिहर्सल कराओ, मैं आता हूँ। तो मैं गया, रिहर्सल कराने लगा। तो उस वजह से था
कि पुकाची जो है वो बोलता है मुलजिम सुधीर अदालत में हाजिर हो, मुलजिम सुधीर। तो सुधीर का डायलॉग था कि पुकाची भाई तुम इतने ज़ोर से जो भगवान हमारा नाम लेके बुला रहे हो, अगर इतने ही प्यार से भगवान का नाम लेते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है ना। ये डायलॉग था। तो पता चला जैसे पुकाची आए और फिर इनका डायलॉग बोला कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। मतलब पूरा डायलॉग बोल ही नहीं पा रहे थे, इतना पिए हुए थे वो। तो मैं बोला अब बैठिए मैं आता हूँ। फिर अमीन भाई को मैंने बोला कि अमीन भाई आज तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, इतना पिए हुए को पूरा वर्ड हो ही नहीं रहा है। और उस समय ऐसा था कि पहले रेडियो सिलोन में जाता था प्रोग्राम, उसके बाद विविध भारती के सब सेंटर से बजता था। तो उस दिन जरूरी था मतलब वो भेजना। तो अमीन साहब बोले अच्छा मैं आके ट्राई करता हूँ। तो अमीन साहब भी आए लेकिन वो भी नहीं करवा पाए। तो अमीन साहब ने बोला कि यार सुधीर आज तो तुम्हारा प्रोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन आगे से यार पी के मत आना। तो सुधीर बोला कि अरे क्या कहें, पूना में मेरे दोस्तों ने मिल के पिला दिया। नहीं अमीन भाई अगले का डेट फिक्स कर दीजिए, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। तो आगे का डेट फिक्स हुआ। तो उतना इमोशनली हो गया था कि उसने लगा कि आज वेद जी को जो मिलने वाला था नहीं मिला। गाड़ी से हम उसी गाड़ी में बैठे थे, उससे मैं उसने बोला कि वेद जी राज खोसला के पास एक निजी अपना चाहिए आदमी, क्या तुम उनके साथ काम करोगे? तो बोला अरे कमाल है, आप बोलिए तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने सुधीर ने राज खोसला से बातचीत की। राज साहब ने बोला कि ठीक है वेद जी को भेजो। फिर मैं राज खोसला जी को जाके मिला और उन्होंने बोला ठीक है आप कुछ बातचीत जो लोगों को पूछना था सब पूछा। उसका बोले कि ठीक है वेद जी आप कल से आ जाओ। तो फिर इस हिसाब से राज खोसला को ज्वाइन किया। और राज खोसला को जब मैंने ज्वाइन किया तो उस समय फ्लोर पे थी दोस्ताना, दो प्रेमी, दासी, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, माटी मांगे खून, 5 फिल्में फ्लोर के ऊपर थी। हाँ, तो सारी फिल्में कोई आधी बनी थी, कोई अपना वो पूरा। तो उस दौरान राज खोसला के साथ काम करते हुए और काफ़ी अच्छा रहा। और उस दौरान हम लोग का मतलब धीरे धीरे काम में भी हमारे मतलब काम में भी बढ़िया ही था, मुझे कोई टोक नहीं सकता। जैसे हमारा क्या आपने 9 बजे बुलाया तो 8:45 बजे मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास। ये अपना है, कभी लेट और कहीं भी अपने काम में बिल्कुल जो काम देंगे वो करके ही मैं घर जाऊंगा। तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हुए हमारे काम से। तो धीरे धीरे मतलब समझ लो ऑफिस का इसका सारा काम हम करते रहे। तो राज खोसला के हमारा काफ़ी जमा वहाँ पे। तो आपने शायद कोई एक शर्त रखी थी उनसे? हाँ, जब उन्होंने बोला कि कल से आ जाओ तो मैंने बोला कि साहब मेरी एक शर्त है। बोला अरे क्या शर्त है? तो बोला देखो मैं साल में एक बार अपने गाँव जाता हूँ। तो अरे यार जो ठीक है जाना, कोई बात नहीं। तो उसका फ़ायदा हुआ कि मुझे कभी छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं हुई। हमारे बच्चे तब छोटे छोटे थे, तो जहाँ छुट्टी होती थी पता चला अप्रैल में ही अपन सीधा बिहार 1 महीने के लिए चले जाते थे। वेद जी आपने राज खोसला जी के साथ काम किया, आज लंबे समय तक काम किया, तो उनके साथ खट्टी मीठी यादें होंगी। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कुछ यादें उनके साथ जुड़ी हुई, कुछ वाकया सुना? मैं एक घटना शुरुआत वाली बताता हूँ कि अभी हमको कुछ महीने भर ही हुए थे उनको ज्वाइन किए हुए कि एक दिन दासी की शूटिंग चल रही थी। संजीव कुमार और रेखा के ऊपर गाना ज्वाइन हो रहा था। तो आपको पहले बता दो राज खोसला जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो एक्चुअली गाना गायक के रूप में उनका शौक था, गायक बनने के लिए आए थे यहाँ, लेकिन बन गए डायरेक्टर। तो क्या है जब उनको मौका मिलता था तो सेट पे भी गाने लगते थे। तो शूटिंग जैसे ही पैकअप हुआ तो हारमोनियम वगैरह रखा था, तो वो बैठ गए हारमोनियम पे गाने के लिए। और राज साहब को थोड़ा बहुत पीने की आदत थी। तो एक्चुअली क्या होता था कि वो उनका एक आदमी था जो थम्सअप में मिला करके एक पैक देता रहता था। तो एक्चुअली राज खोसला में एक था कि जैसे लोग अगर 12 घंटे की जो शूटिंग करते हैं ये 6 घंटे में कंप्लीट कर देते थे। टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग थे वो। लेकिन अब एक आध पैक जाते जाते उनके 8-9 बजे के बाद समझ लो शूटिंग नहीं करते थे, पैकअप हो जाता था रात में। तो उस दिन पैकअप हुआ और वो लगे गाना गाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए। उसी दौरान उन्होंने बोला वेद प्रकाश जी इधर आओ। मैं गया वहाँ, बोला ये जितने भी वर्कर हैं ना इनको 100 रुपया दे दो। तो अब मैं तो पीने वाला का क्या है भूलता है, मुझे नहीं पता, नया 1 महीना ज्वाइन हुआ था। तो मैं सोचा लगता है पीने के चक्कर में बोल रहे हैं, तो मैं दूर जाके खड़ा हो गया उधर।
थोड़ी देर बाद फिर मेरी घूमते हुए नज़र मेरे पड़ी, बुलाया, फिर बुलाया, क्या हुआ पैसे का? तो बोला सर वो मैं सबका लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट बना करके फिर मैं सबको बंटवा रहा हूँ। अच्छा ओके हो गया। फिर महबूब स्टूडियो, उस समय मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं स्टूडियो के वहाँ गया और वहाँ से मैंने इनके भतीजे को टेलीफोन किया, अनिल खोसला भतीजे हैं, वही पूरा ऑफिस देखते थे। मैंने बोला भाई राज साहब काफ़ी पिए हुए हैं और अभी उन्होंने बोला है कि सभी वर्करों को 100-100 रुपया दे दो, तो क्या करूँ? दे दो दे दो दे दो। फिर मैं आया, फटाक से प्रोड्यूसर से लिया और सबको बांट दिया पैसा। दूसरे दिन सवेरे जब मैं उनके घर पहुंचा तो बिल्कुल तैयार वार होकर के, हम लोग साथ ही निकलते थे, तैयार वार होकर खड़े थे। अरे वेदप्रकाश जी कल आपने कितना पैसा लिया था? तुम्हारा सर कुछ 10,000 लिया था। ये 10,000 लीजिए, जिससे लिया था उसको दे दीजिए। तो मैंने प्रोड्यूसर से लिया था 10,000 लेकर, वो बांटा था वहाँ पे। तो दूसरे दिन मैं गया, राज साहब इधर बैठे थे, प्रोड्यूसर इधर बैठे थे, मैंने प्रोड्यूसर जी को 10,000 रुपये दिया। बोला सर ये कल आपने लिया था। अरे छोड़ो यार पैसा, अरे कोई नहीं। तो मौला राज साहब ये नहीं ले रहे पैसा। तो राज साहब ने बोला देखो मियाँ, कल मेरी खुशी थी मैंने बांटा, आज तुम्हारी खुशी तुम लेके बांट लो। तो प्रोड्यूसर जी ने सीधा लिया और अपने जेब में डाल दिया। तो ये स्थिति थी। तो उस समय मतलब राज साहब एक दिलदार, और बाद में तो हमने देखा कि राज साहब देखो रोज़ 10,000 15,000 अपने जेब में लेके निकलते थे, लेकिन दूसरे दिन उनके पास पैसा नहीं रहता था। कई बार सैटरडे संडे ऐसा रहता था कि मुझे मालूम था कि कल इनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो मैंने ऑफिस से पहले से ही पैसा लेके रखता था। इतना था, वो बांट देते थे, मतलब कहाँ किसको देते थे नहीं पता, लेकिन फटाफट कभी बेटर को दी, कभी इसको दिया, किसको दिया, बांटने में काफ़ी शौकीन थे वो। तो ये पहली घटना है। एक राज खोसला के यहाँ जो पेमेंट होता है ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह पेमेंट होता है, मतलब 31 को हर आदमी को पेमेंट मिल जाता है हमारे यहाँ। एक बार ऐसा हुआ कि इनके पिता की डेथ बेड पे थे, माटुंगा में हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो हम लोग सब आगे पीछे लगे हुए थे उनके। तो वो मेरे ख्याल से 31 तारीख, हम 30 तारीख को साइन करा लेते थे और 31 को सबका पेमेंट वगैरह हो जाता था। तो उस समय राज साहब खुद टेंशन में है, सब ये है, तो मैंने चेक साइन नहीं कराया। लेकिन जो छोटे वर्कर थे उनको पैसा अपने ऑफिस में रहता हमने सब कुछ करा दिया, सिर्फ बड़े वाले लोगों का पेमेंट नहीं हुआ था। तो अचानक 2 या 3 तारीख को राज साहब को याद आया, राज साहब अरे वेदप्रकाश इस पर आपने वो पेमेंट का चेक साइन नहीं कराया। तो सर मैंने जो अपने जितने छोटे वर्कर थे सबका मैंने करा दिया है पेमेंट, सिर्फ ऊपर वाले थोड़ा सा बाकी हैं उनको अपन कर देंगे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले मिस्टर वेदप्रकाश आपको मालूम है जब पहली तारीख आती है तो घर में पत्नियां इंतज़ार करती हैं कि आज मेरा हस्बैंड लेकर के आएगा, उसको हमारी बीमारी से क्या लेना देना। ये आपकी पहली गलती है, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। और लाइए चेक तो मेरे ब्रीफकेस में रहता था, तो मैंने चेक दिया, साइन किया और उन्होंने गया। तो मतलब पेमेंट का स्थिति कैसी थी वो, मतलब 2 घंटा इतनी जरूरत थी, बाकी तो लाइफ में काफ़ी अच्छा चलता रहता था, मुझे बहुत अच्छा रहा हमारा। तो एक क्रिएटिव आदमी जो होता है थोड़ा मूडी भी होता है, तो उनके मूड में कोई ऐसी बात कभी कही हो जो आपको वो बात बुरी लगी? एक बार ऐसा हुआ कि एक्चुअली उनको चेस खेलने की आदत थी, चेस खेलते थे वो, और उसके लिए हमारे यहाँ एक आदमी रखा भी गया था, उसको पेमेंट हमारे ऑफिस से ही मिलता था। तो वो कई बार जैसे सेट पे होता है कि आपने शॉट लगाने के लिए बोल दिया और बीच में कब वो लाइटिंग वाइटिंग करने में 1 घंटा आधा घंटा लगता है, तो उस बीच उन्होंने चेस लगा दिया। और दूसरा क्या है, जैसे आदमी का क्या रहता है कि अपना घोड़ा बचाइए और एक घर खाली छोड़ देगा तो अरे तुम पर हाथी बचाओ अपना, इस टाइप का चलते रहता था। तो उस समय कई बार तकलीफें होती थी कि अभी सेट रेडी हो गया और फिर भी चेस चल रहा है, तो सब लोग खड़े रहते, सबको अंदर लगता था भाई जी क्या हो रहा है, ऐसा हमारे बार बोल रहे हैं, अभी अपन क्या करें भाई, उनको शौक है, चलते रहता था। तो ऐसा कई बार चलता ही था। अचानक मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी कि सैटरडे संडे हमारा ऑफिस बंद रहता था, कोई अपॉइंटमेंट होता तभी मैं घर आता था उनके। तो एक अपॉइंटमेंट था उनका दिन में 11 बजे संडे के दिन। मैं घर पहुंचा तो ऑलरेडी वो घर में चेस खेल रहे थे और मैंने बोला सर आज 11 बजे वो कार्यक्रम है, उनके यहाँ जाना है। तो बोले अरे वेदप्रकाश जी ये काम करो, आज मैं नहीं जा पाऊँगा, वो कैंसिल कर दो। वो इतने मगन थे चेस खेलने में कि उनका चेस में सीधा वो था, बोले नहीं।
तो मैंने टेलीफोन किया उस आदमी को कि भाई आज का प्रोग्राम आपका कैंसिल है, आज सब नहीं आ पाएंगे। तो वो आदमी बोला अरे नहीं मैं घर पे आता हूँ, मैं घर पे आता हूँ। तो मैं बोला आप जब राज साहब ने बोल दिया कि नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है, ठीक नहीं लग रहा है, तो क्यों आ रहे हैं? बोले नहीं मैं आता हूँ। और फ़ोन रख दिया उसने। तो मैं राज साहब को बोला कि राज साहब वो तो मान ही नहीं रहा है, वो आ रहा है घर पे। तो राज साहब खेलने में इतने मगन थे कि उन्होंने सीधा बोला मिस्टर वेदप्रकाश मैंने बोला था आपको कैंसिल करने के लिए, याद रखिए अगर वो अंदर आ गया तो आप बाहर चले जाएंगे। तो मैं बोला ठीक है सर। वो चेस में इतने मगन थे कि उसमें खोए हुए ये उनके मुंह से कभी बोल नहीं सकते थे, मुझे इतना अपने मानते थे, इतना सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई अगर वो आ गया तो आप बाहर चले जाएंगे। तो मैंने सीधा ब्रीफकेस उठाया, पाली हिल पे उनका बंगला था, नीचे हम उतरे और उतरने के बाद वो आदमी आया जी। तो मैंने उस आदमी को बोला देखो मियाँ ऐसा है, अगर आप अंदर गए तो मैं बाहर चला जाऊँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊँ तो आप अंदर जाइए। तो आदमी नहीं माना, ठीक है, वो करके अंदर चला गया। वो अंदर चला गया, फिर मैंने सीधा वहाँ से ऑफिस गया मतलब ऑफिस जा कर के दूसरे दिन आकर के, उस दिन संडे था, मंडे आया और हमने अपना रजिस्ट्रेशन टाइप किया, ऑफिस से स्टाफ को दिया, हमें अनिल खोसला जी को स्कूटर उन्होंने मुझे दिया था, स्कूटर भी मैंने हैंड ओवर किया। सब बोले रहे क्या हुआ जी, क्या हुआ जी? बोला नहीं अब ये नहीं करना, तो चला गया। उसके बाद मैं हफ्ते भर ऑफिस नहीं आया। हफ्ते भर के बाद फिर मैंने सभी प्रोड्यूसरों को टेलीफोन किया। हमारा महबूब स्टूडियो में एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ राज साहब बैठे, जब शूटिंग होती तो वहाँ बैठते हैं। तो मैंने सबको वहाँ बुलाया था, राज साहब भी वहाँ आए थे। मैंने सभी प्रोड्यूसर बोले अरे सब आए, तो बोले नहीं वेद जी ने बुलाया आज, तो बोला हाँ ठीक है तो मैं गया। मैं बोला राज साहब इन लोगों को मैंने बुलाया है कि जो भी हम लोगों का लेन देन है मैं ओके करा दूँ, तो भी कल को वो ना हो। तो मैंने उनको अपना डायरी लेके गया था, इतना पैसा मैंने इनसे लिया था, ओके आपने इतना दिया था, सब ओके कराया, पांचों जितने सबसे मैंने ओके करा दिया। फिर राज साहब बोले कि अरे वे तुम कल ऑफिस आओ, कल बात करते हैं। बोला ठीक है साहब। मैं बाहर निकला तो पवन जी आगे आगे जा रहे थे। पवन जी बोले क्या हुआ वेद, क्या हुआ? तो मैं अभी छोड़ दिया, अभी काम करने का मन नहीं है। तो बोले तो क्या कर रहे हो? तो बोला अभी तो छोड़ा हूँ, अभी कुछ मालूम नहीं। तो बोले एक काम करो, मेरी शूटिंग धनबाद में कल जा रही है, तुम धनबाद आ जाओ। तो मैं इस हिसाब से, चूँकि हमारा एक वो भी लगा हुआ तो चोट भी था दिल के ऊपर कि भाई इतना सब हो करके सब हुआ, तो फिर बोला चलो मन भी बहल जाएगा। मैं सीधा चला गया धनबाद में 1 महीने की शूटिंग थी कालका फिल्म की, वहाँ पर शूट करके आया। फिर मैं रामायण चित्रा में लग गया। तो कालका फिल्म की, शेरनी फिल्म की, धर्मयुद्ध फिल्म की, 3 फिल्म मैंने रामायण चित्रा की थी। शेरनी में वो हरमेश मल्होत्रा डायरेक्टर थे। उसके बाद अचानक ही एक दिन मैं महबूब स्टूडियो साइड से बाहर आ रहा था, तो राज खोसला की गाड़ी सामने से आ रही थी। गाड़ी रोका उन्होंने, बोला अरे चलो गाड़ी में बैठो। मैं फिर गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद सीधा ऑफिस में ले गए मुझे और बोले कि कल से तुम हमारे ऑफिस में काम कर रहे हो। और उसके बाद से मैं लगातार एंड तक, जब तक राज साहब जीवित रहे तब तक उनके साथ काम किया। उस समय तेरी मांग सितारों से भर दूँ और एक नकाब, 2 फिल्म बनी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और वहाँ भी एक और आपको बताऊँ राज, फिर से हमारे पुरानी यादें, मतलब छोटा सा मन मुटाव था, वो मन मुटाव ख़त्म हो गया। फिर अचानक ही जैसे मैंने बताया कि 1 महीने की छुट्टी पे मैं जाता हूँ बिहार, तो हमारा वो टाइम आ गया था जाने के लिए। तो राज साहब बोला कि राज साहब कल मैं जाऊँगा, तो बोला एक काम करो भाई जी कल आओ, कल बात करते हैं आराम से। तो मैं मुझे कमरे में बैठा था, कम से कम 1 घंटे हम लोगों ने हर सब्जेक्ट पर बातचीत की थी। फिर राज साहब ने बोला कि वेद यार देखो, मैंने आज तक अपने स्टाफ के लिए कुछ नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि अपने स्टाफ के लिए भी कुछ करूँ। अगली फिल्म जो बनाऊँगा ना, वो मैं पूरे स्टाफ के लिए बनाऊँगा। तो तुम आ जाओ, आने के बाद अपन प्लान करते हैं। सतु जी, ये मालूम नहीं था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। जब मैं छुट्टी से लौट रहा था तो इटारसी में मैंने पढ़ा राज खोसला जी द्वारा ये था। उस बात तो ऑफिस बंद हो गया, आपको पता ही है। फिर ऑफिस उनका कोई थाने बंद नहीं रहा। तो आप निर्देशन भी करते रहे हैं, और तो फिर फिल्मों में आगे
फिल्मों में काम किया? एक्चुअली राज साहब के साथ इतना हमारा अच्छा हो गया था ना, ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई थी, और मैंने बड़े बड़े उससे बड़ा सब मतलब हर आदमी से अपनी शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, जीना तमान सब तो हमारे साथी थे, शर्मिला टैगोर, ये सब। उसके बाद पता नहीं मुझे मन वो हो गया राज खोसला के बाद कि नहीं यार अब फिल्म लाइन में काम नहीं करना है, ऐसा मन में आ गया मेरे। उसी समय अनुराग चतुर्वेदी हमारे दोस्त थे, रविवार में थे एडिटर, वो महानगर में एडिटर बने हिंदी का। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई, वो बोले भाई ये काम करो ना यार, छोड़ो तुम हमारे साथ महानगर में आ जाओ। तो मैंने बोला देखो मैं ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता हूँ अनुराग जी, मुझे आप बाहर का दे और तुमको जो चाहिए ले लो। तो बोला मुझे मीरा भाईंदर का रिपोर्टिंग दे दीजिए और एड एजेंसी दे दीजिए वहाँ का। बोला ठीक है ले लो। फिर मैं महानगर में लग गया। उस समय का दौरान आपको याद होगा दोपहर वाले पेपर बहुत चलते थे, महानगर, संध्या जनसत्ता और सामना, ये सब उसी समय का वो दौर था। तो उस समय एक्चुअली इस दौरान मैं पत्रकारिता में मतलब समझ लो न्यूज़ रोज छपते थे, इतना पॉपुलर हो गया कि मतलब समझ लो मीरा रोड में जितने बड़े बड़े लोग थे सबसे अपनी जान पहचान हो गई, काफ़ी अच्छा हो गया वहाँ पे। तो अचानक ही एक बार ऐसा मन में आया कि भाई अपनी बात अगर कहनी हो तो अपना पेपर होना चाहिए, ऐसा मन में आया मेरे। तो मैं जो ऐड देता हूँ इन लोगों को, वो ऐड से तो मेरा बुक छप जाएगा। तो मैंने प्लान किया, मैंने सभी जो हमारे विज्ञापनदाता थे उनसे मैंने बात की। बोला देखो भाई 6 महीने आप लोगों का हेल्प मुझे चाहिए, 6 महीने के बाद अगर मैं जमा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 6 महीने आप लोग मेरे को ऐड दे दो। सब लोगों ने 6 महीने का ऐड मुझे दे दिया और भगवान की दया है तब से लेकर अब तक आज 27वां साल है हमारे मैगजीन मीरा भाईंदर दर्शन जो है वो अच्छे ढंग से चल रही है। ये कहानी आपको जो है लोग, मैं भी ये कहता है कि वेद प्रकाश जी हर मर्ज की दवा है। मतलब आप लोगों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो वो आपको लोग याद करते हैं। तो आमतौर पर तो फिल्म में जो लोग काम करते हैं ऐसा वो अपने आप में रहने वाले लोग होते हैं, आप इतना सोशल कैसे हो? नहीं, हमारे ग्रुप जो है ना, ग्रुप हमारा बहुत अच्छा है, समझ ना। सबसे पहला तो देखिए हमारा फ्रेंड ग्रुप इतना अच्छा है कि हम लोग रोज़ समझ लो काम नहीं रहता तो एक साथ ही बैठते हैं, एक साथ ही काम करते हैं। वैसे ही हमारा बड़े बड़े लोगों का जो हमारे जो यहाँ पे दानदाता है ना, वो सबसे पहचान है। सब यहाँ जैसे समझ लो मदन भूतड़ा, रमेश भूतड़ा, के गुप्ता, आशीष डिसूजा, ये लोग सब दानदाताओं में लायंस क्लब में थे। तो इनके साथ दोस्ती हमारी काफ़ी अच्छे से थी। कभी किसी को जरूरत थी तो हम इनसे करवा देते थे। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं करवा देता था। अब जैसे हमारे दोस्तों का ग्रुप है, सूर्यकांत जी हैं, अपना देवेंद्र पुरवाल हैं, गुलाब शुक्ला हैं, अमर झा हैं, ठाकुर जी हैं, मुन्ना मिश्रा जी हैं, ये सब हम रोज के लोग हैं। हम लोग कभी ना कभी कोई पार्टी हुआ आराम से दिन भर एंजॉय करते हैं, काम की जगह पे काम करते हैं, फ्री रहते हैं तो अपना एंजॉय करते हैं। एक बात और मैं बता दूँ, आप इस देश में सबसे ज़्यादा घूमने वाला अगर कोई है अपने परिवार में तो मैं हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हमने कर लिया है, 4 धाम हमने पूरा कर लिया है। इसके अलावा राजस्थान में सलासर हनुमान जी, खाटू के श्याम बाबा, माता कार्णिक देवी, ओसिया जी, रामदेवरा, सब जगह हम लोग घूम चुके हैं क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है। जैसे हमारा 2 ग्रुप है जिसको हम एक चंडाल चौकड़ी के नाम से बोलते हैं, जिसमें हमारे छोटे जो जैसे अपने हम उम्र के जो दोस्त लोग हैं वो लोग हैं, और एक ऊपर का है जो महेंद्र सिंह चौहान हो गए और पुरवाल जी हो गए, सुरेंद्र सिंह हो गए। इस सब हम लोग एक ग्रुप है जो बाहर जाता है। हम लोग साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो उस दौरान हमने पूरा देश, आज कोई बचा, हम लोग नेपाल भी हुआ है, भूटान भी हुआ है, मतलब अमरनाथ भी हुआ है, सब जगह घूम करके आ गए। तो ये ग्रुप से ही होता है। तो सच पूछे तो मैं इतना खुश रहा। तो आज इस ग्रुप के एक सदस्य के स्टूडियो में हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, हाँ, वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सूर्यकांत उपाध्याय है ना। और जैसे बताना कि देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि मैं शुरू से ही ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ काम किया हूँ। मुझे पैसा कभी वो लगा नहीं। आज भी खुश हूँ, कल भी खुश था, आप फिल्म लाइन में भी खुश था, इधर भी खुश था, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया।
क्यों प्रॉब्लम नहीं आया? क्योंकि हमारे दोस्तों का इतना बड़ा फौज है ना, बताए ना, 2 टुकड़ी है हमारी। एक टुकड़ी है जिसका हम चंडाल चौगड़ी बोल रहे हैं, जिसमें सूर्यकांत जी हैं, पुरवाल जी हैं, गुलाब शुक्ला है, अमर झा है, मैं हूँ, ऐसे 5-6 दोस्तों का है, ठाकुर जी हैं। दूसरा हमारा जो घूमने वाला ग्रुप है, जो हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हम दिन भर एंजॉय करते हैं, हमको कोई टेंशन ही नहीं है, सब काम हो जाता है। और ऑनेस्टी ईमानदारी की बात मैंने की, तो वो यहाँ पे आपको बता दूँ कि आज भगवान की दया से मेरे पास 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट है, ठीक है। अब उसके पहले जब मैंने यहाँ पे लिया था 1 बेडरूम का था, कन्वर्टेड 1 बेडरूम हॉल था। ये जो मुझे मिला है, ये मेरे दोस्ती का ही मतलब वो है, दोस्ती की वजह से मिला है। आप शालीमार फर्नीचर से मशहूर जानते ही होंगे जी। कि मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा मशहूर जो सोफ़ा वगैरह, कबर्ड वगैरह के लिए शालीमार फर्नीचर। शालीमार फर्नीचर में पिताजी तारा सिंह उपाध्याय जी वहाँ बैठते थे, जो बाबूजी, तो बाबूजी ने मुझे इतना माना था, इतना चाहा था, तब कि बोले थे कि भाई अपना तुम जो बुक है ना, वो मेरे ही ऑफिस में रखो, मेरे ही वहाँ कबर्ड में मेरा पूरा बुक रहता था, वहाँ से ले लेके मैं वितरण करता था। जी आपको बता दूं कि सूर्यकांत जी से परिचय के पहले से पिताजी से मेरा परिचय था। अच्छा जी। मेरे कार्यक्रमों में आते थे, कार्यक्रमों तब मुझे नहीं मालूम था कि सूर्यकांत जी के पिताजी हैं। एक दिन तो शालीमार फर्नीचर में आए तो देखा, तो वहाँ से पता चला कि शालीमार फर्नीचर उनका है, सूर्यकांत जी उनके सुपुत्र हैं। जी जी। तो उस दौरान ही बाबूजी ने मुझे कहा था कि बेटा मैं जब बिल्डिंग बनाऊंगा तो तुमको नो लॉस नो प्रॉफिट पे घर दूंगा, ठीक है। तो मैं बोलता हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी। साहब, कहना और करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोगों ने पीठ थपा सब कुछ किया, लेकिन बाबूजी ने जब बनाया अपना बिल्डिंग तो मुझे याद किया, बोले वेद अब इसमें तुम ले लो, ठीक है। अच्छा, उसके पहले छोटी सी घटना और बता दूँ कि हम सूर्यकांत जी के साथ भी बैठते थे। सूर्यकांत जी हमारे लंगोटिया तो सूर्यकांत जी थे ना, वो तो बाबूजी थे, तो बाबूजी की तरफ से तो था ही। सूर्यकांत जी के साथ मैं बैठा, हम लोगों ने हिसाब दिया कि भाई जो हम लोग फ्लैट ले रहे हैं उसमें अपना कितना पैसा आएगा। तो सूर्यकांत जी बोले एक्चुअली बड़ा ले लो, 2 बेडरूम ले लो। तो मैं सूर्यकांत जी 2 बेडरूम में कैसे दे सकता हूँ? तो बोले नहीं। तो उन्होंने तो कैलकुलेटर निकाला, हिसाब किताब किया, हिसाब किताब करने में 2 लाख रुपए घट रहा था। तो मैं बोला अब बोलिए सब लेने के बाद, मतलब लोन सब लेने के बाद 2 लाख रुपये घटा, अब कहाँ से आएगा? तो सूर्यकांत जी ने मेरी तरफ देखा और बोले ठीक है 2 लाख रुपये मैं दूंगा। तो मेरा जवाब 2 लाख रुपये दे दोगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? फिर तो कोई दूसरे दिन मैंने जा कर के अपना टोकन अमाउंट जो होता है हमने जाकर बाबूजी को दिया, और देखो सब धीरे धीरे सारा कुछ हो गया। अभी जैसे फिल्म लाइन वालों को और को कोई बैंक लोन नहीं देता है, अपना जो भूत्रा जी हमारे रमेश भूत्रा जी, मदन भूत्रा जी हैं, उनकी बिल्डिंग में ही बैंक भड़ोतरी था, ओरिएंटल बैंक। तो रमेश जी मुझे लेके गए वहाँ कि भाई ये मैनेजर साहब जाए, इनको लोन जल्दी कर देना इनका। अरे बोला अरे आप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं दूसरे दिन मैनेजर को मिला, कहीं ऐसा ना उनके कहने पे बोल रहे हो। मैंने बोला भाई मैनेजर साहब आप लोन दे देंगे ना? बोले अरे यार 10 लाख का पावर मेरे पास है, तुम आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम दे देंगे। और हाथों हाथ आज तो ये जो मेरे पास देखे, ये दोस्ती नहीं होती, ये सहारा नहीं होता, लोगों को नहीं होता, तो मेरे चचा भी बम्बई में 2 बेडरूम फ्लैट नहीं ले सकते थे। ये लोगों के सहयोग से ही हुआ, और आज भी जो मैं खड़ा हूँ लोगों के सहयोग से खड़ा हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे बैंक बैलेंस इतना है ना, उसके बल पे मैं करता हूँ, उसके बल पे होता है। मुझे जितना चाहिए, मेरे पास सब ATM है, 12-15 ATM है, जो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत हो, मुझे क्या प्रॉब्लम है? आप बोलते हैं ना कि आप जी हमेशा हंसते रहते हो, करते रहते हो, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब हमारा चल रहा है बढ़िया से। इसलिए कि अपने को कोई ऊपर टेंशन नहीं है, सब हमारे दोस्त की टीम खड़ी है। अच्छा, तो आपने रेडियो में, फिल्म में पत्रकारिता आपने की, अब क्या रह गया? मैंने अभी उम्र के इस पड़ाव पे आ गए, 73 साल आपके हो गए। 2 साल बाद सूर्यकांत जी ने कहा कि हम लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे, तो अब क्या काम रह गया जो अब करना चाहते हैं? कोई सपना? नहीं, अब एक्चुअली मैं सिर्फ घूमना चाहता हूँ।
अपने लोगों के बीच में, अपने रिलेशन के उसमें, क्योंकि अब मेरा देखो 2 बेटे हैं, बहू भी है, एक तरफ पोता एक तरफ पोती, पूरा हरा भरा परिवार है। अब अपने कोई टेंशन नहीं, सब काम हो गया। अब मैं घूमना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहता हूँ, और मैं संडे के दिन परिवार के सब सदस्यों को टेलीफोन पे बात करता हूँ। अच्छा। उसी में खुशी होती है हमारी। और बाकी पता है हमारा अभी दिनचर्या क्या मालूम है, मैं 11:30 बजे आ जाता हूँ अपने सूर्यकांत जी के यहाँ, और 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, गप मारते रहते हैं। कुछ काम हुआ तो बीच में चले गए, नहीं काम हुआ तो गप मारते हैं। फिर शाम को सूर्यकांत जी आते हैं 6:30 बजे, फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। अब अपना कुछ रह नहीं गया, मतलब अपने ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, सब काम हो गया, तो अपना घूमना, एंजॉय करना, और अपने को कोई टेंशन उससे कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि चारों तरफ मेरे ATM घूमते रहते हैं कि कभी किसी चीज़ की जरूरत है तो अपने को सब मिलता है। अभी एक छोटी सी घटना और आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपन एंड करते हैं। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर की हड्डी टूट गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज था यहाँ दीपक हॉस्पिटल में। दीपक हॉस्पिटल वाले से मैंने बोला कि साहब, वो बोले कल ऑपरेशन करना पड़ेगा भाई जी। तो मैं बोला भाई क्या चाहिए आपको, क्या 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 देना है? अरे वो फिक्र मत करो, सब हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, चलो आराम से अभी सो। उन्होंने पट्टी उट्टी बांध दी बढ़िया से। मुझे 3-4-5 लोगों का टेलीफोन आया कि भाई जी कितना लेके आऊँ, कितना लेके आऊँ? तो मैं बोला भाई कुछ लेके आने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला ही नहीं है, तो अभी मैं क्या बोलूँ, जब बोलेंगे तो अपन बोलेंगे, ठीक है। तो इतने सही होगी डॉक्टर ने। अब मालूम का अब जब आप ऑपरेशन में जाएंगे तो यहाँ का ऐसा है कि पहले आपसे पैसा जमा करवाते हैं, वो नहीं तो कम से कम वो जो बेहोश करने वाला डॉक्टर आता है उसको तुरंत पैसा देना रहता है उनको, हॉस्पिटल वालों को, तो इतना जमा कराते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही ऑपरेशन हो गया। 1 हफ्ते के बाद बोला ठीक है भाई जी, अब निकल लीजिए, आपका हो गया, अब आराम 2 महीना आराम करना है। तो मैं डॉक्टर साहब अभी बिल का क्या? तो बोला अरे छोड़ो, चलो कर हो जाएगा। तो मैं फिर बोला कि एक्चुअली मेरा बेटा दैनिक भास्कर में है, उसको माँ बाप का वो है, तो वहाँ से पेमेंट आ जाएगा, इसलिए आप बिल बना के दो तो पेमेंट आ जाएगा। फिर उन्होंने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद फिर दैनिक भास्कर से 1 महीने के बाद आया और मैंने पेमेंट किया। तो और क्या चाहिए आपको भाई? आपको पैसा जो चाहिए वो घर खर्च के लिए चाहिए, इलाज के लिए, कुछ दुर्घटना उसके लिए चाहिए, सब तो मेरे पास है। तो अभी मैं बात कर रहा था वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी से, जो कि अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हैं, और अब उनका एक ही ध्येय है, भारत भ्रमण या विदेशों का भी भ्रमण। तो ये उनकी इच्छा है। तो आइए इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, और फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे पुनः पेश होंगे, आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार।